हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है वो ये बात कि हम लोगों ने सेल बॉडी मूवमेंट के अंदर एक छोटी सी टर्म्स है, एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, हम लोगों ने जब बॉडी मूवमेंट चैप्टर को देखा था तो बॉडी मूवमेंट के अंदर हम लोगों ने सेल वर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा समझा था कि यार इस सेल के बारे में क्या है। तो मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बता दिया है। आज मैं आप लोगों को सेल के बारे में कुछ प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। उस प्रैक्टिस को हम देखेंगे, उस प्रैक्टिस के आधार पर हम जो है समझेंगे कि भाई जो सेल है वो हमारी बॉडी के लिए और हमारे पूरे जीवन चक्र की अगर अपन बात करें, हमारे पूरे लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो हमारे लिए कितना अहम रोल प्ले कर रही है। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार मुझसे पूछा था, मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था। सानवी की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ने सानवी ने मुझे कहा कि सर है ना, है सेल की डिस्कवरी कब हुई थी। बेटा सेल की डिस्कवरी को लेकर के आज हम जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी कर दी गई थी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को सेल में बहुत कुछ समझा दिया था। सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनली के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। तो आज कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे, तो हम उसको यहाँ पे आज देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, वो ये कि आप लोगों को कमेंट तो करना ही है। इसके अलावा देखो सेल जो है ना थोड़ा सा हमारा एडवांस है, टेंशन वाली बात नहीं है। सेल को लेकर के आप यूं मत सोचिए कि भाई सेल मैंने जो है आप लोगों के लिए, हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ में वही डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे सिलेबस को लेकर के बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं चाहूँ तो आप लोगों को 8th क्लास तक लेके चल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि देखो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड अगर कुछ बात है तो बॉडी मूवमेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझना है सेल है क्या, सेल के डिफरेंट ऑर्गन होते क्या है, सेल के डिफरेंट ऑर्गन होते क्या है, इसके साथ साथ में जो सेल के डिफरेंट ऑर्गन का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है और ये किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, इनके बारे में हमें समझना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं आप लोगों से चाहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वहां पे से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से ही हमारा काम हो जाएगा क्या, नहीं। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb06, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर्स, DPPs और मैं बात करूँ नोट्स के बारे में तो ये सब आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए हैं। आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। आप बिल्कुल फ्रीली यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को शानदार और ज़बरदस्त कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, वो ये कि हम लोगों ने जो है बॉडी मूवमेंट के अंदर जो सेल टॉपिक को लिया है, इसी के साथ साथ में सेल से ही रिलेटेड एक बहुत प्यारा चैप्टर है टिश्यू, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी, ऐसी बात नहीं है कि सेल कंबाइंड होकर के क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं, ठीक है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है। टिश्यू को मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझा पाऊंगा जितना हमें हमारे चैप्टर के लिए रिक्वायर है, ठीक है ना। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से t.me/ttb06 को फॉलो करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाना है। जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन होते हैं, तो होता क्या है बेटा, होता ये है कि आप डायरेक्टली हमारे
स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर लेंगे। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बने हुए हैं जहां से आप इजीली अपनी क्लास वाइज अपने स्टडी मटेरियल को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। पढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और भी ज़बरदस्त प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को छोटा सा काम करना है, वो ये कि आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हो ना, तो होता क्या है बेटा कि आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जो कि है हमारी कौन सी क्लास, हमारी है 6th क्लास। ठीक है, 6th क्लास में आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, होमवर्क मिल रहा है, क्विजेस मिल रहे हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो रहा है। अब क्या हमें सिर्फ और सिर्फ यही अवेलेबल है? नहीं, आप लोगों को यहाँ पे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चंस, इसके अलावा मैं बात करूँ स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की क्वेश्चंस, आप लोगों को ये सब यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काम, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो होगा क्या, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, जहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को काम करना है, मेरा कोड अप्लाई कर देना है। ठीक है, जो कि है VR लाइफ, जो कि है VR लाइफ। जैसे ही आप मेरे कोड को अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, आपको इस अमाउंट पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप लोगों को जो 30% डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट है वो है ओनली 6300। सोचिए 6300 मात्र में आप लोगों को ये सब मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से तो वो है बाय पैकेज। ठीक है, बाय पैकेज की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है। जिसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं तो आप पेमेंट मोड पे आ जाओगे। कहने का मतलब ये है, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब ये जो 6300 का अमाउंट है, आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप चाहे तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप चाहे तो वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई समस्या लगती है आप लोगों को कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपना मोबाइल उठा लेना है। अपना मोबाइल उठा करके आप लोगों को नंबर डायल कर देने हैं, जो कि है 9549041111। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप इजीली यहाँ से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए बहुत ही पहले शुरुआत करी है, वो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। देखिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो, अपने आप को ये पता कर सकते हो कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी मीनिंगफुल है, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कितनी सार्थक है, हम हमारी स्टडी के थ्रू कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ये सब आप लोगों को किसके थ्रू पता चलेगा, आपकी टेस्ट सीरीज के थ्रू पता चलेगा। एक बार आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे लेके चलता हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक सेल के अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर, मैं बता देता हूं आप लोगों को फटाफट से। मैंने आप लोगों को अभी तक सेल के अंदर जो समझाया है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आज जो हम देखेंगे सेल के अंदर, हम प्रैक्टिस को देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस हमें करनी, प्लस इसके अलावा सेल ऑर्गेनल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, फंक्शंस के अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो प्रॉपर सेल ऑर्गेनल है वो क्या क्या वर्क कर रहा है, कहने का मतलब उसकी वर्किंग के बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, आप लोगों को फटाफट से हम लोग आगे लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं आप लोगों को बिना देरी करे आगे लेके चलता हूँ। वो है आज का हमारा लेक्चर L11, और L11 में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सेल का पार्ट 2।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है और आप लोगों को आज सेल के बारे में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट ही बताया है, बहुत कुछ है ऐसी बात। देखो सोच, मैं आप लोगों को फिर भी बता दूं, आप लोग यूँ सोच रहे होंगे कि यार सर ने जो है बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो है, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमें सेल के बारे में क्या क्या समझना है। ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट आती है, जो सबसे पहले छोटी से छोटी यूनिट आती है, वो क्या आती है? सेल आती है। स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट लाइफ्स एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है जो पूरी जीवन के सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में सक्षम है, वो सबसे छोटी इकाई, वो सबसे छोटी यूनिट, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? वो होती है सेल। अब ये सेल कंबाइन होकर के ग्रुप ऑफ सेल, कहने का मतलब ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल जो है वो कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। अब हम बात करें, ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू मिलकर के ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब दैट इज नोन एज ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर के बना है ऑर्गन सिस्टम। जब पूरे के पूरे ऑर्गन को हम एक सिस्टम के अंदर मिला देंगे, एक सिस्टम के अंदर कंबाइन हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। और ये जो ऑर्गन सिस्टम जिसके अंदर कंसिस्ट है, उसे क्या कहा जाएगा? ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स की भी अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें प्लांट्स वगैरह के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड ऑफ वन सेल और मेनी ऑर्गन सिस्टम एज इट इज। पहले एक बार आप देख लीजिए, लिख लिया है आप लोगों ने, ऑलरेडी बना लिया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में बना चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सेल के आधार पर, किसके आधार पर? नंबर ऑफ सेल। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने बताया है सेल इतने टाइप की होती है, फिर आप बोलोगे सर वहां पे आपने बताया था सेल इतने टाइप की होती है। ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। नंबर ऑफ सेल के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल। तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखिए यूनिसेल्युलर, समझ रहे हो, वर्ड ही बता रहा है, और इन दोनों वर्ड की सबसे खास बात ये क्या है कि ये अपनी डेफिनेशन खुद बता देते हैं। यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो। ठीक है, बात को समझने का प्रयास करिएगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। वो ये, यूनिसेल्युलर के अंदर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होगी जो सभी वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में क्या होगी? सक्षम होगी, हेल्प करेगी। और उन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए उसी ही एक सेल से हमें सारी की सारी जो परमिशंस वगैरह होती हैं सब उसी से ही हमें लेनी होगी। तो हम बात करते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स वेयर इन अ सिंगल सेल constitute in whole organism, amoeba, paramecium, क्लेमाइडोमोनास के बारे में हम आगे समझेंगे जब आप सीनियर क्लासेस में आ जाओगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताए हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होंगे। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, बैक्टीरिया हो गया एंड यीस्ट वगैरह है। ये सभी के सभी किसके एग्जांपल्स हैं? ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के। नेक्स्ट हम बात करें, this single cell is capable of performing all the life process such as obtaining of food। कहने का मतलब जो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उसके लिए भी कौन सी सेल ही रेस्पॉन्सिबल होगी? एक सिंगल सेल रेस्पॉन्सिबल होगी। इसके अलावा हम बात करें रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस हो रही है उसके लिए भी कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होगी? एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल होगी। हम बात करें मेटाबॉलिज्म के बारे में, क्या मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब समझना,
मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया एक तरीके से, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज समझिएगा, आपकी 6 क्लास के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को छोटी सी बात बता दूं। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया हमारी बॉडी का इंजन, ठीक है। किसी भी तरीके से अपन तरीके से कहते हैं, किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए किसका स्टार्ट होना जरूरी होता है, इंजन का स्टार्ट होना जरूरी होता है। उसका उसका जो इंजन है वो जब वर्किंग में होगा तो वो गाड़ी चलेगी, वो गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से हमारी बॉडी का भी क्या है, एक तरीके से इंजन, वो पूरा का पूरा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर हम काउंट करेंगे। उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, सिंगल सेल ही रेस्पॉन्सिबल है। एक्सक्रीशन की अगर अपन बात करें, वहां पे भी कौन सी सेल ही रेस्पॉन्सिबल होगी, सिंगल सेल ही रेस्पॉन्सिबल होगी। ग्रोथ की हम बात करें या रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो वहां पे भी कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होगी, एक और सिंगल सेल ही रेस्पॉन्सिबल होगी। आई होप आप लोगों को यूनिसेल्युलर के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। मैं बात करूं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या नाम नहीं बता रहा आप लोगों को कि हाँ बता रहा है, यहाँ पे तो यूनि का मतलब एक और मल्टी का मतलब बहुत सारे। मल्टी का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी। जो बहुत सारी सेल्स हैं वो क्या करेंगी, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होगी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल्स। कहने का मतलब ये सेल्स मिलकर के, बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या करेंगी, एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगी। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। अब हम बात करें, ये जितने भी आप लोगों को प्रोसेस नजर आए हैं, ये सभी प्रोसेस के लिए एक अलग अलग क्या होगा, एक अलग अलग सिस्टम होगा। खाने के लिए अगर अपन बात करें, फूड के लिए अगर मैं बात करूं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना फूड के बारे में, तो फूड के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टरी सिस्टम होगा। कहने का मतलब ये है, यूनिसेल्युलर के अंदर एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल होगी और मल्टी सेल्युलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल, सॉरी मल्टी सेल्युलर के अंदर बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए। हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी, सेल आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप लोगों को यहाँ पे किसी भी चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसका रीजन ये है बेटा, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। और सभी सेल ऑर्गेनल का मतलब सेल के पार्ट्स, ठीक है। अब ये जो सेल के पार्ट्स हैं, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, इन सभी का एक अलग अलग वर्क है। सबसे पहले मैं बात करूं सेल की ब्रेन के बारे में, तो हमारे पास में सेल का ब्रेन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल की डिस्कवरी के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 के अंदर की थी। आगे आप लोगों को एज इट इज स्टेटमेंट मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। फिर इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सेल का जो ब्रेन है न्यूक्लियस, इसके साथ में ये जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा अटैच रहती है, ठीक है। इसको हम आगे भी देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए आगे इसके बारे में और भी बनाया हुआ है। इसे कहा जाता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब आप लोगों को ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पावर हाउस ऑफ द सेल इज नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हैं। मैं बात करूं लाइक ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इसे कहा जाता है गोल्जी अपैरेटस। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इन सबकी की वर्किंग क्या है, ये भी तो समझाइए। टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं इन्हें कहा जाता है राइबोसोम। इसके अलावा मैं बात करूं जो यहाँ पे आप लोगों को छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है इन्हें कहा जाएगा वैक्यूल्स। इसके अलावा जो जेली लाइक सब्सटेंस है यहाँ पे इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और इसके चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हमेशा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल बाउंड्री। क्लियर है? पहले आप इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से, चाहे आपको रफली बनाना पड़े, पहले इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल से, अब बस सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजीज आने वाली है। पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को बना लो, पहले प्लीज बनाओ फटाफट से। हो गया क्या? लिख लिया बेटा? बना लिया आपने डायग्राम? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो चीज हम समझना चाहते हैं, आप लोगों ने बचपन में ये सब चीजें देखी होंगी, समझी होंगी। मतलब बचपन तो क्या, अभी भी हमारा बचपन ही चल रहा है, ठीक है ना। जब आप इन चीजों को कंबाइन करते हो, ठीक है, जब इन चीजों को आप कंबाइन करते हो तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देता होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, दिखाई देगा ही सही, ठीक है। कहने का मतलब एक हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो एक छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं। इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर से ही ये मिलकर के बना हुआ है। कहने का मतलब ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ की अगर अपन बात करें तो एक छोटी सी जो यूनिट है हमारी बॉडी की, वो है हमारी सेल। वो क्या है? हमारी सेल। Cell are the structural, functional and biological unit of all living beings. A cell can replicate itself independently, hence they are known as the building block of life. बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक छोटी सी यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम मैंने आप लोगों से इसीलिए ऑलरेडी पहले बनवा लिया है। चले आगे।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जो हमने पिछली क्लास के अंदर समझा था वो था हमारा सेल की डिस्कवरी को लेकर के। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से कि सेल की डिस्कवरी हुई, सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया और उन्होंने जो है एक थिन स्लाइड ली थी और उस थिन स्लाइड को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे लगा करके देखा तो उन्होंने देखा कि यार ये तो मतलब छोटी छोटी कंपार्टमेंट से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल रूम से मिलकर के बना हुआ है। तो रॉबर्ट हुक ने उनका नाम क्या रख दिया, उनका नाम रख दिया सेल। ठीक है, सेल की डिस्कवरी होगी। लेकिन रॉबर्ट हुक जो थे वो बहुत ही सीधे थे। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने किसी तरह की कोई थ्योरी वगैरह नहीं दी। अब सभी साइंटिस्ट में होने क्या लगा, सभी साइंटिस्ट के बीच में बातें चीतें होने लगी। कहने का मतलब ये कि यार सब लोग जो है बातें करने लगे कि यार है ना सेल की डिस्कवरी हो गई है और सेल को जो है रॉबर्ट हुक साहब ने कर दिया है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत से साइंटिस्ट जो है बातें कर रहे थे लेकिन कुछ कंक्लूजन निकल करके नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार खतरनाक व्यक्ति थे दो हमारे पास में। एक तो है हमारे पास में यहाँ पे टी स्वान और दूसरे हैं हमारे पास में एम स्लाइडन। टी स्वान ये हैं, एम स्लाइडन ये हैं। ठीक है, दोनों जर्मनी के रहने वाले थे, बहुत ही शानदार, बहुत शार्प माइंडेड थे, बहुत ही क्रिएटिव इनका दिमाग था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इन दोनों ने जर्मनी के रहने वाले थे, भाई बंधु तो होंगे ही सही। अब ये सभी तो क्या थे, सब बातें चीतें कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने दिमाग लगाया और कहा कि यार सेल की डिस्कवरी हुई है, सेल की डिस्कवरी हुई है, लेकिन सेल थ्योरी तो किसी ने भी नहीं दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जाकर के सबसे पहले अपने नोट्स में लिख दिया कि भाई साहब ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अब ये चीज मुझे एक बार बताओ आप लोग, क्या मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? अगर आप उस टाइम पे होते या उस टाइम पे मैं होता या उस टाइम पे इन्होंने दिमाग लगाया हुआ होता तो वो भी इस चीज को जानते हैं कि जितनी भी लिविंग स्पीसीज हैं वो किससे मिलकर के बनी हुई है, वो सेल से ही मिलकर के बनी हुई है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब मुझे एक बात और बताओ आप, ये इन्होंने बताया, कोई नई बात बताई क्या? कुछ भी नया नहीं बताया ना। मैं वही तो कह रहा हूं, बहुत क्रिएटिव थे, बहुत शार्प माइंडेड थे। ठीक है, इस वजह से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जाकर के बता दिया। फिर दूसरी चीज इन्होंने बोली क्या, दूसरी चीज देखना, जब अपन कह रहे हैं कि जितनी भी लिविंग स्पीसीज हैं वो किससे मिलकर के बनी हुई है, सेल से मिलकर के बनी हुई है, और जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। दूसरी चीज भी इन्होंने वही कही जो चीज हम जानते थे, लेकिन जब इन्होंने इसको नाम दिया सेल थ्योरी, जब इन्होंने इसको नाम दिया सेल थ्योरी, तो भाई साहब रॉबर्ट हुक के बाद में ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, ये दोनों के दोनों जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम बहुत खतरनाक होने लगा। कहने का मतलब ये है कि यार इतने खतरनाक साइंटिस्ट हैं, बताओ, उन्होंने जो है सेल थ्योरी दे दी, सब जानते थे, लेकिन सेल थ्योरी के नाम से किसी ने थोड़ी ना दिया था, सबकी जगह जो है भाई साहब इन्होंने का जो है नामकरण हो गया, और मार्केट के अंदर एमजे स्लाइडन और टी स्वान, इन दोनों मतलब हम कह सकते हैं कि टी स्वान और एमजे स्लाइडन का जो है नामकरण होने लगा। सब जगह इनकी जय जयकार होने लगी, सब जगह इनको माना जाने लगा। लेकिन आप जानते हो जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते तो रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते तो रहते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा बात को सुनिएगा, बात को समझिएगा। इन्होंने सोचा क्या कि यार चलो ठीक है, सेल थ्योरी आ चुकी है, सेल थ्योरी दे चुके हैं अपन, ठीक है। सभी साइंटिस्ट ने मिलकर के बोला यार इन्होंने कोई नई बात थोड़ी ना कही है, क्या हम नहीं जानते थे, क्या हम इसको नहीं जानते थे? जानते थे। इन्होंने कुछ नया थोड़ी ना कहा है, इन्होंने वही कहा है जो हम जानते हैं। साइंटिस्ट में लड़ाई वगैरह होने लगी, ठीक है, अब फाइट होने लगी। तो
तो तो वहां पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि सेल आई कहां से, ये बताओ। इनसे भी पूछा गया, इनसे भी पूछा गया, लेकिन आंसर नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ओनली सेल थ्योरी को क्या किया था? कॉपी किया था। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अब मार्केट के अंदर जिस तरीके से इनका नाम हुआ, उसी तरीके से इतना नाम किसका होगा जो इसका जवाब दे देगा कि सेल आई कहां से। ठीक है, अभी तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था। जब इनको बुलाया गया, सभी साइंटिस्ट ने पूछा कि चलो ठीक है, आपकी सेल थ्योरी को हम मान लेते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी को माना भी गया, ऐसी बात नहीं है। सेल की डिस्कवरी होने के बाद में सेल थ्योरी का आना भी जरूरी था, लेकिन इन्होंने तो वही बताया जो हम ऑलरेडी जानते थे। अब भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जब इनसे पूछा गया चलो ठीक है आपने सेल थ्योरी दी है, तो आपको तो ये भी पता होगा कि सेल आ कहां से रही है, ये भी बताओ। सिंपल सी बात है भाई, आपको तो ये भी पता होगा ना कि सेल आ कहां से रही है। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हो गए? शांत। क्योंकि इन्होंने क्या किया? ओनली ये वाला स्टेटमेंट दिया, ये वाला स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये बता नहीं सके, बता नहीं पाए। क्या रीजन रहा? इन्होंने डिस्कवरी भी की, लेकिन इसका आंसर ये नहीं बता पाए। एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने बताया, जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि मैं बताता हूं, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूं कि ये वाला स्टेटमेंट इनका बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं। फिर उन्होंने बताया ये भी इनका स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेल आ कहां से रही है। कहने का मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसी ही की वजह से मार्केट के अंदर रुडोल्फ विर्चो का नाम बहुत जोरों शोरों पे हो गया। कहने का मतलब इन्हीं का नाम का जय जयकार होने लगी, इन्हीं के नाम की डंका बजने लगा। सब लोग जो है हर जगह रुडोल्फ विर्चो कहने लगे। और रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दे दिया, वो आपको ध्यान रखना है, वो है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेल थ्योरी के बारे में। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए। लिख लिया? चलें आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल के टाइप्स के बारे में। ठीक है ना, सेल के टाइप्स के बारे में बता दिया था मैंने आप लोगों को। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि बेटा इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को बाद में भी बताऊंगा, फिर आप बाद में ओके सर आपने वापस यहाँ पे चेंज कर दिया। वहाँ पे हमने बात करी थी बेसिस ऑन सेल। ठीक है, यूनिसेल्युलर में एक ही सेल प्रेजेंट होगी और मल्टी सेल्युलर के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। सेल्स आर सिमिलर टू द फैक्ट्रीज विद डिफरेंट लेबर्स एंड द डिपार्टमेंट दैट वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब बहुत कुछ है। कहने का मतलब सिंपल सा है, वो ये आप लोगों ने देखा होगा कोई भी एक डिपार्टमेंट होता है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। कहने बहुत सारे से मतलब जो भी हैं 20 25 22
70-80 जो भी हैं, क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे तो एक क्लास में लगभग 80 के अराउंड स्टूडेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, 6, 7, 8 की हमें बात कर रहा हूँ, तो लगभग 80 स्टूडेंट्स का जो है एक बैच हुआ करता था। अब हो सकता है तो वो जो 80 स्टूडेंट्स हैं वो सभी मिलकर के क्या कर रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उनका एक ही टास्क है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इनकी स्ट्रक्चर, देखिए वहां पे मैंने बात करी थी आपसे, क्या मैंने आप लोगों से बात करी थी सेल के बायोलॉजी में, ठीक है, लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके बारे में, सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं बात करूं सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में तो हमारे पास में सेल कितने टाइप की है, हमारे पास में सेल होती है 2 टाइप की। पहली है हमारे पास में प्रोकैरियोटिक और दूसरी है हमारे पास में यूकैरियोटिक। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक क्या होंगी और यूकैरियोटिक क्या होंगी, इनके बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होगा और यूकैरियोट्स का मतलब क्या होगा। देखो प्रोकैरियोट्स, प्रो प्रिमिटिव, कहने का मतलब स्टार्टिंग फेज पे है। कहने का मतलब ये है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, डेवलप्ड नहीं होता। और अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स के बारे में तो यूकैरियोट्स में क्या होगा, जो इनका न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस को लेकर के, अगर मैं बात करूं इस न्यूक्लियस के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के बारे में, ब्रेन ऑफ द सेल के बारे में, तो वो कैसा होता है, वो डेवलप्ड नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में तो यहाँ पे जो इनका ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वो वेल डेवलप्ड होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम ओनली न्यूक्लियस के आधार पर ही बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं राइबोसोम, ठीक है, जब आप सीनियर क्लासेस में आओगे तो आप लोगों को वहां पे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बस एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि यहाँ पे जो राइबोसोम्स होंगे वो कौन से टाइप के होंगे, वो होते हैं 70S टाइप के, ठीक है। और यहाँ पे जो राइबोसोम्स होंगे वो होंगे 80S टाइप के। बस आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको इस चीज को समझना है कि न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता है, यहाँ पे डेवलप्ड होगा। और यहाँ पे राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं और यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। एज इट इज एक बार आप कॉपी कर लीजिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को, ठीक है। हो गया क्या, हो गया, चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, वो ये, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। 1665 के अंदर इतना तो हमें समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ डिस्कवर हुआ था, और वो क्या हुआ था, वो हुआ था सेल, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के पास में नहीं, यहाँ पे आप लोगों के पास में 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, पूछा जा सकता है
किस ईयर में हुआ था, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। सेल की डिस्कवरी हुई थी, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सेल की डिस्कवरी की थी लेकिन किस साइंटिस्ट ने की थी, वो थे हमारे पास में रॉबर्ट हुक, जो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर तो हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर तो हमारा ए ही है, लेकिन ये एक क्वेश्चन लगभग लगभग 3 क्वेश्चन को कंटेन करता है। देखिए आप, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी, 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप लोगों को ऐसे लर्न करना है। नेक्स्ट हम बात करें, जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, वो है आप लोगों के पास में, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। क्या सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री के बारे में आप लोग नहीं जानते हो? क्या आप सेल की जो बाहर की बाउंड्री है उसके बारे में आप लोगों को मैंने नहीं बताया है? जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल ऑर्गेनल को कंटेन करती है, जो एक जगह पे पूरे के पूरे फिक्स हैं, उनके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या नन ऑफ द अबव? क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। आपके कमेंट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट से बताइए। देखो बात को समझना, बात को समझना। मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया है, जो सेल में बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या सेल बाउंड्री के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ए। अब बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना, बात को ये समझना कि साइटोप्लाज्म क्या होगा। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ नन ऑफ द अबव के बारे में, तो क्या ये आंसर होगा? ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने हमारा आंसर क्या लगा दिया है? ए लगा दिया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जो साइटोप्लाज्म की बात करी है वो तो सेल से रिलेटेड है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान रखना, जैसे साइटोप्लाज्म है ना बेटा, जैसे साइटोप्लाज्म है ना, वैसे ही इसके अंदर भी होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स को लेकर के अगर कुछ कहा जाए तो यहां पे वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है। बताइए, दे आर फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, दे आर फाउंड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल। नेक्स्ट हम बात करें डी, दे आर स्मॉल साइज एंड मोस्टली इंटरनल। देखिए किसके बारे में पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। दे आर फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स, बिल्कुल सही बात है, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, दे आर फाउंड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा हम बात करें, दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल। एंड नेक्स्ट हम बात करें, द स्मॉल साइज एंड मोस्टली इंटरनल। बताइए क्या होगा? जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। बताइए, क्या यूकेरियोटिक के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोटिक के अंदर भी कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम बात करें, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। रुकिए 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 रुकिए, दोबारा आ गया ये, इनसाइड द सेल। ओके 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 ओके, इनसाइड द सेल, ये दोबारा वापस से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है कि मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस को लेकर के मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा,
अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको न्यूक्लियस के केस में कहता तो उसे क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, अगर ये न्यूक्लियस के केस में होता तो हमारा आंसर क्या होता, न्यूक्लियोप्लाज्म होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा ए। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनके बारे में वापस से देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अब पता है क्या करेंगे, एक सेल ऑर्गेनेल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।